आज भारत रत्न फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के जनक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है। उनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। इसीलिए 14 अप्रैल को हर साल हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन मनाते हैं। 1891 में हुआ था। बाबा साहब आज जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उनके बारे में कुछ जानकारी बहुत ज़रूरी है। 14 अप्रैल 1891 में उनका जन्म हुआ था। भारत के प्रथम क्या थे? लॉ मिनिस्टर थे। लॉ मिनिस्टर मतलब कानून मंत्री। जब देश आज़ाद हुआ तो इनको कानून मंत्री बनाया गया। उसके बाद भारत का सर्वोच्च पुरस्कार, आपको पता होगा, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार का नाम क्या है? भारत रत्न है। क्या है? भारत रत्न अवार्ड जो सबसे बड़ा है वो भारत रत्न है। इनको मिला था, कब मिला था? 1990 में बाबा साहब को भारत रत्न जो अवार्ड था वो 1990 में मिला था। सबसे बड़ा पुरस्कार है इंडिया का, पूछ देता है परीक्षा में। उसके बाद बाबा साहब को ड्राफ्टिंग कमेटी जो है संविधान के मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति बनाई गई थी। जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ तो संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी। 7 सदस्य उसमें थे कुल मिलाकर के। उसकी अध्यक्ष था, उसके चेयरमैन थे, उसके अध्यक्ष थे ड्राफ्टिंग कमेटी के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इनका इनकी सबसे इम्पोर्टेंट बुक है, किताब का नाम एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये बुक का नाम है। एक इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन पूछता है कि इनका समाधि स्थल कहाँ है? समाधि स्थल भी पूछ देता है। तो इनका समाधि स्थल है चैत्य भूमि, मुंबई में। अलग अलग महापुरुषों के समाधि स्थल अलग अलग है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसको जानना ज़रूरी है। पूछ देगा कि भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो चैत्य भूमि कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि दिल्ली में, नहीं, इनकी दिल्ली में नहीं है, इनकी मुंबई में है चैत्य भूमि। अब चलिए नीति निर्देशक तत्व के बारे में हम बताए थे कि नीति निर्देशक तत्व एक राज्य का दायित्व होता है ताकि उनके अधीन जो जनता है उनका कल्याण हो सके। तो ये इसके विरुद्ध हम सुप्रीम कोर्ट में अपील चाहे कंप्लेन नहीं कर सकते। ये सरकार का दायित्व है। तो ये संविधान में दे दिया गया है कि क्या क्या राज्य को करना चाहिए। तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। 36 से 51 इसमें है, भाग 4 में है। कहाँ पर है? भाग 4। अब चलिए आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 है, देखिए ये सब गांव के बारे में है, ग्राम पंचायत के बारे में। ग्राम पंचायत का संगठन कैसा होगा? तो इस सब सामने देखिए रहे हो। ग्राम पंचायत में क्या होता है? मुखिया होता है सबसे हेड, ठीक ना।
तो ये पहले क्या था कि पहले था ना कि ग्राम पंचायत में इस सरकार का दायित्व था, पहले नीति निर्देशक तत्व में था ग्राम पंचायत पहले। तो हम भी सोचते थे कि भाई ग्राम पहले मुखिया पहले 10-10 साल रह जाते थे, पहले कोई फिक्स नहीं था कि 5 साल पर चुनाव होगा ही, क्योंकि वो संविधान में था लेकिन नीति निर्देशक तत्व में था। यदि चुनाव भी न रहे, राज्य सरकार चाहे कि चुनाव ना हो तो नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्व के आप उसके विरुद्ध कंप्लेन नहीं कर सकते हो कोर्ट में। तो ग्राम पंचायत शुरुआत में था। और सबसे पहले कौन सरकार अपनाया था? तो उस समय जो थे ना, बहुत से स्टेट थे, वो कहीं पर लागू था कहीं पर नहीं था ग्राम पंचायत, ठीक ना। उतना कोई मतलब महत्वपूर्ण नहीं था, ये सरकार के स्वेच्छा पर, विचार पर निर्भर करता था पहले कि ग्राम पंचायत गठन करे कि ना करे। जैसे ग्राम पंचायत हो गया, ब्लॉक में आपका ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है ना, डीडीसी का चुनाव होता है। अब ये संविधान में आ गया, अब होना है, लेकिन पहले नहीं था। पहले सरकार के ऊपर था कि ग्राम पंचायत गठन करे, बीडीसी का गठन करे, चाहे डीडीसी का गठन करे, ये सरकार के ऊपर था, संवैधानिक अधिकार नहीं था। क्योंकि नीति निर्देशक तत्व में वैसे ही सब आर्टिकल है, जो सरकार की मर्जी है, वो चाहे तो कर सकती है, ना चाहे तो नहीं भी कर सकती है, उस पर कोई प्रेशर नहीं दे सकता है। तो पहले राजस्थान में शुरू में अपनाया गया था ग्राम पंचायत, जैसे मुखिया आज हम लोग के यहाँ है। एक बात याद रखना, ग्राम पंचायत बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि मान लीजिए मुखिया है और मुखिया किसी कारणवश अपना पद त्याग देता है, अच्छा भंग हो जाता है पंचायत का, तो फिर दोबारा 6 महीने के अंदर चुनाव कराना है, ये भी रूल है। तो संविधान में ये कब लागू हुआ ग्राम पंचायत? 73वां संविधान संशोधन, बता 73वां नंबर पर संविधान में संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया। कब? 1992 में, ठीक ना। भाग 9 में डाला गया इसको। किस में डाला गया? भाग 9 में। देखिए, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, लेकिन भाग 9 में 73वां संविधान संशोधन करके आर्टिकल 243 पूरा बढ़िया से पढ़ने को मिलेगा, आगे है ग्राम पंचायत। अब ये संविधानिक मतलब ये सरकार का, अब सरकार की मजबूरी हो गई, ग्राम पंचायत के चुनाव होगा। लेकिन पहले जो था नीति निर्देशक आर्टिकल 40 में ही केवल था, लेकिन संविधान को सुधार करके, संविधान में संशोधन करके, अमेंडमेंट करके, कब? 1992 में भाग 9 में डाला गया और आर्टिकल 243, ठीक है। तो ग्राम पंचायत होता है मुखिया, फिर पंचायत समिति बीडीसी का चुनाव होता है, और फिर तब जिला परिषद डीडीसी। एक बात और हम बता देते हैं कि मतदान की उम्र कितनी होती है। मतदाता की आयु कितनी होगी कि वो मुखिया के चुनाव में भाग लेगा, डीडीसी में, चाहे बीडीसी में, चाहे डीडीसी में, चाहे एमपी में, चाहे एमएलए के चुनाव में भाग लेगा। 18 साल उम्र होना चाहिए, तभी वोटर लिस्ट में नाम आपका आएगा। अब वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा तब तक आप वोट नहीं दे सकिएगा। प्रत्याशी कितने साल? जो खड़ा होते हैं चुनाव में, प्रत्याशी मेंबर, ये तो आपका मतदान के लिए, ये मतदाता सूची में नाम के लिए 18 साल होना चाहिए। 18 साल पर तो वोट दे सकते हैं, वोटर कार्ड बन सकता है। आप प्रत्याशी के लिए उसमें खड़ा होते हैं ना जो चुनाव में, तो 21 साल से कम नहीं, 21 साल होना चाहिए, तभी मुखिया बन सकते हो। ये हो गया आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत, आर्टिकल 40 याद रखना। अब चलिए ये आर्टिकल 41 काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। काम, शिक्षा, देखिए ये भी नीति निर्देशक तत्वों में संविधान के दिया गया कि लोगों को काम मिलना चाहिए, यदि काम उसके पास नहीं है, शिक्षा मिलना चाहिए। और लोक सहायता जैसे किसी को किसी चीज़ की सहायता है, वस्त्र की सहायता है, चाहे मेडिकल फैसिलिटी की सहायता है, चाहे घर की ज़रूरत है, तो उसको सरकार का जिम्मेदारी है। तो लोक सहायता पाने का अधिकार, ठीक ना, आर्टिकल 41 में है। तो ये नीति निर्देशक तत्वों में है। ये सरकार अपने
विवेक पर उस पर निर्भर करता है कहाँ पर हम उसके पास फंड रहेगा, पैसा रहेगा तो अपने हिसाब से कार्य करेगा। जैसे आपका काम का अधिकार, किसी को रोज़गार देना है उसको रोज़गार दे देगी, शिक्षा के लिए और लोक सहायता पाने का अधिकार, कोई भी चीज़ का हेल्प। जैसे बेरोज़गारी भत्ता, बेरोज़गार यदि किसी को नौकरी नहीं लगी है तो सरकार चाहे तो 1000, 1500, 2000 बेरोज़गारी भत्ता दे सकती है, नहीं भी दे सकती है, उस पर दबाव नहीं है। मनरेगा के तहत रोज़गार दे सकती है। वृद्धा पेंशन, जैसे बूढ़े लोग असहाय है उनको पेंशन दे सकती है ताकि उनका जीवन यापन अच्छे तरीके से चल सके, वृद्धा पेंशन। उसके बाद पेंशन भी दे सकती है। बीमारी के मुफ्त इलाज, जैसे मुफ्त में इलाज के लिए पैसा भी दे सकती है, कार्ड भी बना सकती है, नहीं बनाएगी तो कोई प्रेशर नहीं है। मुफ्त शिक्षा भी दे सकती है, पहले था, अब इसमें कुछ सुधार भी हुआ है, बाद में बताएंगे आगे। यानी गरीब को, बेरोजगार को, बीमार व्यक्ति को और बुजुर्ग को इलाज रखना यह राज्य का दायित्व है। राज्य का मतलब कि केंद्र सरकार, चाहे स्टेट गवर्नमेंट, चाहे लोकल अथॉरिटीज़, लोकल अथॉरिटी मतलब मुखिया, डीडीसी, बीडीसी, उसकी बात है। ठीक है। तो शिक्षा का अधिकार, अब तो शिक्षा का अधिकार तो मौलिक अधिकार में भी जोड़ दिया गया है, ये जरूरी है शिक्षा। लेकिन पहले शिक्षा का अधिकार पहले जो था ना, वो नीति निर्देशक तत्व में था। तो 0 से 6 साल सरकार को फ्री में दे सकती है। जैसे आज मिलता है, जैसे आपका आंगनवाड़ी में, चाहे सरकार, अब तो 6 से 18 साल की उम्र में तो फ्री का, बच्चों का फ्री में शिक्षा, ये तो संवैधानिक अधिकार हो गया, ये तो राइट, ये आपका उसमें आ गया, फंडामेंटल राइट में डाल दिया है उसको ना। अब आर्टिकल 42 में आइए। आर्टिकल 42 क्या है? राज्य काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों सुनिश्चित करने और प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान करेगा। राज्य क्या करेगा? न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियाँ सुनिश्चित करने और प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान करेगा। मतलब कि लेडीज को प्रसूति सहायता देगा। जैसे महिलाओं का जो प्रसूति होता है उसके लिए हेल्प करेगा, मदद करेगा। कोई भी मानवीय सहायता न्यायसंगत तरीके से, जैसे स्वास्थ्य के बारे में महिलाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए करेगा। सम्मानजनक वातावरण रखेगा, किसी के साथ भेदभाव ना हो। ठीक है। सवैतनिक अवकाश, गर्भवती महिलाओं का अवकाश, जैसे अवकाश मिलता है, ये सरकार चाहे तो नहीं भी दे सकती है, लेकिन ये नीति निर्देशक तत्व में है। इसे सरकारी कर्मचारियों को, जो सरकारी कर्मचारी है ना, उसको लीव मिलता है, अब पेमेंट भी बनता है, 26 सप्ताह का लीव मिलेगा। यानी कि यदि डिलीवरी होने वाली है, बच्चा होने का है, प्रसूति होने का है, तो उसको 180 दिन का, लगभग 180 दिन का छुट्टी मिलती है, यानी 26 सप्ताह। अब आ जाइए आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 क्या कहता है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, जो वर्कर है, जो काम करने वाले हैं, उनको निर्वाह मजदूरी, ऐसा मजदूरी मिलना चाहिए ताकि उसका बढ़िया से पोषण हो जाए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो जाए, ये कह रहा है। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। राज्य प्रयास करेगा कि सभी श्रमिकों को, मजदूरों को एक सम्मानजनक मजदूरी मिलना चाहिए। ठीक है, जिससे कि उसका जीवन यापन और सुचारू रूप से चल सके। ऐसा मजदूरी नहीं मिलना चाहिए कि उसके बच्चे की पढ़ाई ना हो, ऐसी मजदूरी नहीं मिलना चाहिए कि उसका घर का खर्चा न चले। तो ये कह रहा आर्टिकल 43 कि एक सम्मानजनक मजदूरी मिलना चाहिए, ये आर्टिकल 43 कह रहा है। ठीक है। आर्टिकल 44 है कि समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड,
यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब सभी नागरिकों के लिए एक कानून होना चाहिए। ये नहीं कि अलग अलग नागरिकों के लिए अलग अलग कानून हो, नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब सब एक देश है तो एक कानून भी होना चाहिए। जैसे एक देश एक आधार कार्ड है, सभी का आधार कार्ड है, उसी तरह एक देश एक कानून होना चाहिए। राज्य यह प्रयास करेगा कि श्रमिकों को एक, ये तो हो गया, सभी नागरिकों को एक समान कानून। इसे गोवा में सबसे पहले लागू हुआ था, गोवा, सभी नागरिकों को एक जैसा कानून, लेकिन अभी पूरे स्टेट में नहीं है। ठीक है। आर्टिकल 45 कह रहा है कि बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बंद होगा। ये देखिए, ये डीपीएसपी में है, ठीक ना। ये सरकार की मर्जी है, आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो, पहले बता देते। बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा यानी 0 से 6 साल तक बच्चों के लिए शिक्षा सरकार व्यवस्था करेगी, राज्य की जिम्मेदारी है। और वो भी निःशुल्क। जैसे आंगनबाड़ी इस समय चल रहा है, आंगनबाड़ी में पोषण मिलता है ना, पोषण आहार बच्चों के लिए ये सरकार देती है। टीका फ्री में टीका घर में लग जाता है बच्चों का। लेकिन बाद में जो आर्टिकल 21 है ना, 0 से 6 साल, तो ये मतलब आर्टिकल 45 में दिया है। लेकिन बाद में संविधान में संशोधन हुआ, 86वां संशोधन निःशुल्क शिक्षा का, 6 से 18 साल, आर्टिकल 21 में 6 से 18 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा कर दिया, 86वां संविधान संशोधन करके, ठीक ना। अब ये डीपीएसपी से बाहर हो गया। लेकिन अभी भी आर्टिकल 45 पढ़ना है आपको कि 0 से 6 साल तक शिक्षा की फ्री व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है, नहीं भी कर सकती है। लेकिन अब ये आर्टिकल अलग 86वां संविधान संशोधन कर दिया, 6 से 18 साल की उम्र तक बच्चों को अनिवार्य फ्री शिक्षा, तो ये सरकार की जिम्मेदारी होगी। यदि फ्री शिक्षा नहीं देती है तो कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 21 जो है ये अलग है, ये आपका फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आ गया ना। आर्टिकल 21 पढ़े हो ना। अब चले आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 क्या कह रहा है कि एससी एसटी और ओबीसी वर्गों के शिक्षा और आर्थिक हितों का वृद्धि। जो पिछड़े वर्ग है, जैसे शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जाति है, शेड्यूल ट्राइब है, अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है ओबीसी, तो उनके आर्थिक विकास के लिए, जैसे जो गरीब है, जो पिछड़ा है, उस पर ध्यान देगा, उसको वृद्धि करेगा, जैसे स्कॉलरशिप देगा, ठीक है। रिजर्वेशन आरक्षण भी दे सकता है, ठीक। और योजनाएं, कल्याण, गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम लाएगा, अच्छे अच्छे योजनाएं लाएगा, ताकि एससी एसटी और ओबीसी का उत्थान हो। यदि उसको लगे कि नहीं इनको आगे बढ़ाना है, इनको मुख्य धारा में लाना है, समाज में बराबर का दर्जा दिलाना है, तो इसको कर सकती है। ये सरकार का करता, हॉस्टल फैसिलिटी दे सकती है, मुफ्त कोचिंग दे सकती है। आर्टिकल 47 में क्या है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। पोषाहार दे सकता है, जीवन स्तर लोगों को सुधार सकता है, लोक स्वास्थ्य, सभी को स्वास्थ्य का ध्यान रख सकता है, ये राज्य का कर्तव्य है। ये भी डीपीएसपी का भाग है। पोषण के जीवन स्तर में सुधार के लिए पोषण जरूरी है। शराब और नशीले पदार्थों पर रोक भी लगा सकते, जैसे बिहार और गुजरात है। बिहार और गुजरात में शराब और नशीले पदार्थों पर रोक है। 2 स्टेट ऐसा है कि अब पूरा शराब बंदी कर दिया है अपने स्टेट में। तो ये क्या है, डीपीएसपी का है, नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है। आज सरकार चाहे तो बिहार में शराब लागू हो सकता है, गुजरात सरकार चाहे तो लागू हो सकता है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को लगता है कि नहीं, हमारे बिहार के शराबबंदी से फ़ायदा है, तो गुजरात सरकार को लगता है कि नहीं, मेरे स्टेट में शराबबंदी से फ़ायदा है, तो की है। लेकिन कुछ मेडिकल पर्पज़ से नशीली पदार्थों की अनुमति दी जा सकती है। जैसे मान लीजिए कोई मेडिकल पर्पज़ से कोई जिसमें नशा हो, जिसे नशा थोड़ा बहुत आता हो, तो अनुमति दी जा सकती है, ठीक है। आर्टिकल 48 कह रहा है कृषि और पशुपालन का संगठन। कृषि और पशुपालन का ध्यान के लिए आर्टिकल 48 कह रहा है। कृषि और पशुपालन के लिए बढ़ावा के लिए वैज्ञानिक प्रणाली अपना सरकार वैज्ञानिक आधुनिक यंत्र का आविष्कार कर सकती है। पशुओं के नस्लों में सुधार कर सकती है, जैसे दुधारू पशु, और स्लाइटर खानों पर रोक लगा सकती है, जैसे स्लाइटर है, पशुवध यानी स्लाइटर,
यहाँ पर पशुओं को मारा जाता है, कसाई जिसे बूचड़ खाना कहते हैं उस पर रोक लगा सकती है सरकार। ये भी आर्टिकल 48 का रहा है, कृषि पशुपालन का संगठन। लेकिन 42वां संविधान संशोधन हो गया, इस पर्यावरण संरक्षण को भी जोड़ दिया गया है। 48A आर्टिकल 48 में ए कर दिया है कि वन्य जीवों का भी संरक्षण करना राज्य सरकार की राज्य की जिम्मेदारी है। ठीक है। आर्टिकल 49 यह अनुच्छेद राज्य की जिम्मेदारी तय करता है कि वह हर स्मारक की रक्षा करे। मॉन्यूमेंट यानी स्मारक, जैसे महात्मा गांधी है कोई बना, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, ये स्मारक है, इनकी रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। जैसे पार्लियामेंट द्वारा, जैसे संसद द्वारा यानी पार्लियामेंट द्वारा कानून के तहत बना हो और राष्ट्रीय महत्व घोषित किया गया हो, उसको कानून के तहत उसको उस जगह की निगरानी करना है, उसको गंदा होने से रोकना है और कोई विनाश न करे उसको रोकना है, उसकी चोरी ना हो। जैसे कोई मूर्ति है, ठीक ना, उसकी बात कर रहा है, उसकी चोरी ना हो। आर्टिकल 50 कह रहा है कि राज्य के लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। जिसे कह रहा है कि राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका जो है कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। कार्यपालिका का काम क्या होता है? कार्यपालिका का काम होता है ना कानून बनाता है। कार्यपालिका क्या करती है? कानून बनाती है और लागू करती है। कार्यपालिका में जैसे आपका संसद हो गया, तो संसद में क्या है, राज्यसभा लोकसभा राज्यसभा में कानून पास हो जाता है, कानून बनता है, उसके बाद लागू भी हो जाता है। लेकिन यदि कानून में कोई गड़बड़ी कर रहा है तो कैसे पता चलेगा कानून में गड़बड़ी हो रहा है? उस गड़बड़ी को अपने से दूर नहीं करेगी, न्यायपालिका उसके लिए अलग रहेगी, उसको सज़ा देगी। ये कार्यपालिका सज़ा नहीं देगी, सज़ा देने का प्रावधान न्यायपालिका को है। न्यायपालिका जांच करेगी और उसको उसके अनुसार उसको सज़ा देगी, पुनिशमेंट देगी। आर्टिकल 51 क्या कह रहा है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। जो राज्य है, राज्य मतलब तीनों, केंद्र, स्टेट और लोकल बॉडी। राज्य अंतर्राष्ट्रीय मतलब विदेश, एक देश से दूसरे देश की सुरक्षा का बढ़ावा देगा और प्रयास भी करेगा। ठीक ना, ये हो गया। आगे हम पढ़ाएंगे मौलिक कर्तव्य के बारे में। थैंक्स।